कल्पना करना सच में दिलचस्प है कि एक फिल्म चल रही हो और अचानक कोई रिमोट का बटन दबाकर उसे उल्टा चलाने लगे। मतलब एकदम रिवाइंड करने लगे। हाँ, बिल्कुल रिवाइंड करने लगे। क्योंकि आमतौर पर हॉलीवुड और खेलों की दुनिया में कहानी क्या होती है, एक एथलीट अपना पूरा जीवन किसी खेल को समर्पित करता है, अपना खून पसीना एक करता है, और फिर जब रिटायर होने का वक्त आता है, सही कहा, जब शरीर जवाब दे देता है तब वो हॉलीवुड का रुख करता है, एक एक्शन स्टार बन जाता है। लेकिन आज हम जिस कहानी पर बात कर रहे हैं वो बिल्कुल उल्टी दिशा में दौड़ रही है। ये सच में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है ना? जरा सोचिए, दुनिया के सबसे हिट टीवी शोज में से एक का हिस्सा, एक स्थापित हॉलीवुड स्टार जो अपनी शोहरत के बिल्कुल शिखर पर है, वो अचानक अपना आरामदायक करियर छोड़कर 65 साल की उम्र में प्रोफेशनल फुटबॉल के मैदान पर धक्के खाने उतर रहे हैं। ये वाकई में दिमाग घुमा देने वाली बात है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम टेड लासो की मशहूर एक्टर क्रिस्टोफर फर्नांडिस की उसी रियल लाइफ से रियल लाइफ की हैरान करने वाली जर्नी पर चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने 65 साल की उम्र में एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बिल्कुल, और इस पूरी कहानी की तह तक जाने के लिए आज हमने कई शानदार सोर्सेज को खंगाला है। हमारे पास स्पोर्ट्स न्यूज़ के ताज़ा आर्टिकल्स हैं, साथ ही एल पासो लोकोमोटिव एफसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी है, क्रिस्टो के उन शुरुआती कास्टिंग इंटरव्यूज़ के कुछ बेहद दिलचस्प हिस्से हैं, और हमारे पास उन सितारों की एक पूरी लिस्ट है जो एथलीट से एक्टर बने हैं। क्या बात है! इन सबको मिलाकर हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्रिस्टो ने क्या किया, बल्कि ये समझना है कि कोई इंसान अपने बचपन के उस सपने को जो सालों पहले टूट चुका जो था, पूरी तरह खत्म हो गया था, उसे एक बिल्कुल अलग और अजीबो गरीब रास्ते से जाकर वापस कैसे हासिल कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, इसके पीछे का मनोविज्ञान कैसे काम करता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो ये साफ कर देना जरूरी है कि ये कोई चैरिटी मैच या सेलिब्रिटी लीग नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक्चुअली एक प्रॉपर प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट है। वही तो 12 मई 2026 को क्रिस्टोफर फर्नांडिस ने यूएसएल चैंपियनशिप की टीम एल पासो लोकोमोटिव एफसी के साथ करार किया है। पर मुझे ये समझना है कि ये वापसी असल में कितनी बड़ी बात है। यूएसएल चैंपियनशिप का लेवल क्या होता है? देखिए, यूएसएल चैंपियनशिप अमेरिका का एक बेहद कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है। एमएलएस जैसा? ये एमएलएस के ठीक नीचे आता है, और यहाँ का फुटबॉल बहुत ही फिजिकल और तेज होता है। यहाँ आकर सिर्फ अपने नाम या स्टार स्टेटस के दम पर नहीं टिका जा सकता। तो क्या उन्होंने बस सीधा जाकर पेपर पे साइन कर दिया? अरे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले की कहानी और भी दिलचस्प है। क्रिस्टो ने पहले शिकागो फायर 2 टीम के साथ कड़ी ट्रेनिंग की। अच्छा? हाँ, अपने शरीर को उस लेवल पर लाने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने एल पैसो के साथ पूरे 2 महीने का एक बहुत ही टफ ट्रायल दिया। 2 महीने का ट्रायल? एक हॉलीवुड एक्टर होने के बावजूद? बिल्कुल, और इस ट्रायल में न्यू मैक्सिको यूनाइटेड के खिलाफ एक प्री सीजन मैच भी शामिल था। यानी 2 महीने तक वो 20-22 साल के युवा खिलाड़ियों के साथ रोज मैदान पर दौड़ रहे थे, टैकल सह रहे थे और खुद को साबित कर रहे थे। मतलब एक्टर होने का कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला उन्हें? कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। उन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी बहुत भावुक होकर कहा था कि फुटबॉल ही जीवन है, प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने का सपना मेरे दिल से कभी नहीं गया। वाह! और वहाँ उन्होंने एक बहुत ही कमाल की मैक्सिकन कहावत का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, हाई के सिगिरले इचांदो गानस, जिसका मतलब होता है कि चाहे जो हो जाए, हमें अपना पूरा जोर लगाते रहना चाहिए। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि देखिए, जब हम जुनून की बात करते हैं तो सब अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा इंस्पायरिंग लगता है, लेकिन टीम की असल हालत क्या है? मैंने एल पासो लोकोमोटिव के बारे में सोच रहा हूँ। मतलब क्या वो इस वक्त लीग में डोमिनेट कर रहे हैं या फिर उनका कोई अपना अलग ही संघर्ष चल रहा है? उनका संघर्ष तो बहुत ही साफ दिख रहा है। अगर हम स्टैट्स देखें तो एल पासो इस वक्त लीग में 10वें स्थान पर है। 10वें? ये तो काफी नीचे है। हाँ, उन्होंने अब तक 9 मैच खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 4 जीते हैं, 2 ड्रॉ रहे हैं और 3 हारे हैं। ओके, तो फॉर्म थोड़ा अप डाउन है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि अगर आप उनके अवे मैचेस देखें, यानी जो मैच उन्होंने दूसरे शहरों में खेले हैं, हाँ, वहाँ उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने 5 अवे मैचेस में 12 गोल दागे हैं। 12 गोल? फिर तो टीम अच्छी लग रही है। पर समस्या उनके होम ग्राउंड पर है। अपने घर पर खेले गए 4 मैचेस में उन्हें सिर्फ 1 जीत मिली है, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने 11 गोल खाए हैं।
रुकिए एक सेकंड, मुझे यहाँ रोक लेने दीजिए। हाँ, होम ग्राउंड पर 4 मैचेस में सिर्फ 1 जीत और 11 गोल खाली हैं। बिल्कुल, डिफेंस बिल्कुल बिखरा हुआ है उनका वहाँ। मतलब जो लोकल फैंस हैं, जो महंगी टिकट खरीद कर स्टेडियम आ रहे हैं, वो अपनी टीम को इस तरह पिटते हुए देखकर बहुत निराश होंगे। जाहिर सी बात है, क्राउड का मूड बहुत खराब होगा। अब मेरे दिमाग में एक घंटी बज रही है। एक सवाल उठ रहा है। एक टीम जो अपने घरेलू दर्शकों के सामने इतना संघर्ष कर रही है, वो अचानक एक 65 साल के हॉलीवुड स्टार को साइन कर लेती है। मैं समझ रही हूँ आपका इशारा किस तरफ है। क्या ये सिर्फ एक पीआर स्टंट नहीं है? मतलब क्या ये सिर्फ उन निराश फैंस को वापस स्टेडियम खींचने और जर्सी और टिकट बेचने की एक चालाकी नहीं है? हम सच में ये कैसे मान लें कि 35 साल का एक एक्टर उनकी एक्चुअल खेल रणनीति का हिस्सा है? देखिए, मैं मानता हूँ, यानी मैं समझती हूँ कि मैंने भी शुरुआत में ठीक यही सोचा था। शक होना बहुत लाजिमी है। क्योंकि आजकल प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा बिजनेस है। बिल्कुल, करोड़ों का बिजनेस है। लेकिन जब आप इसे कोच के नजरिए से देखेंगे ना, तो ये पीआर स्टंट वाली थ्योरी काफी कमजोर पड़ जाती है। वो कैसे? क्योंकि प्रोफेशनल फुटबॉल का जो माहौल होता है वो बहुत ही निर्मम होता है। कोई भी कोच, खासकर उनके कोच जूनियर गोंजालेस जैसा व्यक्ति, जो प्लेऑफ में जगह बनाने और शायद अपनी नौकरी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा हो, हाँ, कोच पर तो सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। वही तो, वो सिर्फ चंद टिकटें बेचने के लिए अपनी ऑन फील्ड रणनीति से समझौता नहीं करेगा। तो फिर वो एक 65 साल के एक्टर को मैदान पर क्यों उतारेंगे? मतलब उन्हें एक्चुअली उसमें क्या फायदा दिख रहा है? क्योंकि आप 2 महीने के रिगरस ट्रायल में अपनी फिटनेस का नाटक नहीं कर सकते। ये पॉइंट तो है। 65 साल की उम्र में 90 मिनट तक या DM की उस स्पेस को मैच करने के लिए जो फिजिकल फिटनेस और स्टैमिना चाहिए, वो कोई पीआर की टीम नहीं दे सकती। इसके पीछे काम करने वाले मैकेनिज्म को समझिए। एक टीम जो अपने घर पर गोल खाने के बाद दबाव में बिखर रही है, दर्शकों का प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रही है, उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो आकर थोड़ा माहौल बदले। एकदम सही। उन्हें लॉकर रूम में एक ऐसे लीडर की जरूरत होती है जो टीम का मनोबल उठा सके। कोच ने उनके अटैकिंग थ्रेट की भी बात की है। मतलब उन्हें फॉरवर्ड लाइन में खिलाया जाएगा? हाँ, और शायद उन्हें पूरे 90 मिनट नहीं, बल्कि आखिरी के 20 मिनट में एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। क्रिस्टो के पास वो एक्चुअल फुटबॉल स्किल्स हैं और एनर्जी भी। वही सबसे बड़ी बात, वो अपने साथ जो पॉजिटिव एनर्जी और जीत का जो पागलपन लेकर आते हैं, वो उस टूटी हुई टीम के लिए किसी भी पीआर स्टंट से ज्यादा जरूरी है इस वक्त। और उनका अगला ही मुकाबला 27 या 28 मई को एवी अल्टा FC के खिलाफ उनके अपने होम ग्राउंड पर है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनका वो जो फुटबॉल इज लाइफ वाला जुनून है ना, वो कोई एक्टिंग नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत हमें क्रिस्टो के अतीत से मिलता है। अगर हम इस पीआर स्टंट वाले सवाल को पूरी तरह से खारिज करना चाहते हैं, तो हमें उनके सबसे मशहूर किरदार के जन्म की कहानी देखनी होगी। हाँ, दानी रोहास की कहानी। सही। ये कहानी मेक्सिको के ग्वादलखारा से शुरू होती है, जहां सिर्फ 15 साल की उम्र में क्रिस्टो ने टेकोस FC के यूथ सिस्टम से अपने प्रोफेशनल फुटबॉल का सफर शुरू किया था। वो कोई नशे नहीं थे जो अचानक कल उठकर बोलें कि चलो फुटबॉल खेलते हैं। बिल्कुल, वो एक प्रॉपर यूथ एकेडमी का हिस्सा थे, जहां से बड़े बड़े खिलाड़ी निकलते हैं। लेकिन फिर एक एथलीट का सबसे बड़ा बुरा सपना सच हुआ। चोट लग गई। हाँ, उनके घुटने में एक ऐसी भयानक चोट लग गई जिसने उनके फुटबॉल करियर पर ठीक उस मोड़ पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया। उफ, ये सुनकर ही दुख होता है। सोचिए, एक 15 साल का बच्चा जिसका दुनिया में सिर्फ एक ही सपना था, फुटबॉल, और वो सपना एक झटके में टूट गया। लेकिन उन्होंने हार मानकर बैठ जाने के बजाय अपना रास्ता ही बदल लिया। वो लंदन चले गए। पता चल रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सरे और गिलफर्ड स्कूल ऑफ एक्टिंग में दाखिला लिया। एक पूरी तरह से नई दुनिया। एक नई दुनिया में अपना करियर बनाना शुरू किया। और फिर उनकी जिंदगी में टेड लैसो की कास्टिंग का वो अजीबोगरीब मोड़ आया। मैं सच बताऊं, मुझे जो बात पढ़कर सबसे ज्यादा हैरानी हुई, कौन सी बात? वो ये थी कि उन्होंने डैनी रोहास के लिए ऑडिशन दिया ही नहीं था। सच में? हाँ, उन्होंने तो शो में एक बहुत ही सख्त, एक रफ एंड टफ बुरे इंसान के किरदार के लिए ऑडिशन दिया था। ये तो डैनी रोहास से बिल्कुल ऑपोजिट है। एकदम ऑपोजिट। और जब मेकर्स को वो कास्टिंग ठीक नहीं लगी, तो क्रिस्टो ने हार नहीं मानी। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक फ्रेंच किरदार के लिए ऑडिशन दिया। अच्छा? फिर एक अफ्रीकन किरदार के लिए दिया, और यहां तक कि एक आइसलैंडिक किरदार के लिए भी ऑडिशन दे डाला। मतलब एक शो में घुसने की ऐसी भूख और ऐसी जिद शायद ही कहीं और देखने को मिले। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें, तो ये उनकी उसी एथलेटिक मानसिकता को दिखाता है। कैसी मानसिकता? वही, जहां हार मानना कोई विकल्प ही नहीं होता।
आप मैदान पर गिरते हैं तो आप फिर से उठकर भागते हैं। उनकी इसी मेहनत और वर्सेटैलिटी को देखकर शो के क्रिएटर बिल लॉरेंस इतने इम्प्रेस्ड हुए कि उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया। हाँ, उन्होंने सीधा ट्विटर पर क्रिस्टो को मैसेज किया और उन्होंने उस आइसलैंडिक किरदार को ही शो से हटा दिया। उसकी जगह सिर्फ क्रिस्टो के लिए एक बिल्कुल नया मैक्सिकन किरदार लिखा और इस तरह दुनिया को मिला डैनी रोहास। और यहाँ सबसे जादुई बात ये निकल कर आती है कि वो जो शो का आइकॉनिक डायलॉग है, फुटबॉल इज लाइफ। हाँ, वो डायलॉग तो हर जगह मशहूर है। वो किसी राइटर के दिमाग की उपज नहीं था। जब क्रिस्टो ने अपना पहला ऑडिशन टेप भेजा था तो उसके इंट्रोडक्शन में उन्होंने कैमरे के सामने खुद ही ये लाइन बोली थी। अरे वाह! उन्होंने उस वक्त दुनिया को बताया था कि उनके लिए फुटबॉल ही जीवन है। और मजे की बात देखिए, शो में जो मशहूर डैनी रोहास सॉन्ग है ना, वो भी क्रिस्टो ने ही उस टेप में गुनगुनाया था। मतलब राइटर्स ने उनकी असल जिंदगी के जुनून को एकदम सीधा टीवी स्क्रीन पर उतार दिया। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि डैनी रोजर्स का किरदार ऐसे ही हवा में नहीं बना था। उसके पीछे भी कोई रियल इंस्पिरेशन थी। हाँ, वो असल जिंदगी के एक बहुत बड़े मैक्सिकन फुटबॉलर हावियर चिचरितो हर्नांडेज पर आधारित था। ओह, चिचरितो। बिल्कुल, चिचरितो भी ग्वादलारा से ही आते हैं जहाँ से क्रिस्टो आते हैं। और फुटबॉल की दुनिया में वो अपनी कभी न खत्म होने वाली मुस्कान और एक गजब की पॉजिटिविटी के लिए जाने जाते हैं। हाँ, उनकी स्माइल तो काफी फेमस थी। जब चिचरितो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलना शुरू किया था तो उन्होंने अपनी पहली ही शानदार शुरुआत में 13 गोल दागे थे। क्रिस्टो ने डैनी रोहास के किरदार में चिचराटो की उसी ऊर्जा, उसी चपलता और खेल के प्रति उसी निस्वार्थ प्रेम को उतार दिया था। यानी वो सिर्फ स्क्रीन पर एक्टिंग नहीं कर रहे थे, वो एक्चुअली किसी रियल इंसान की आत्मा को जी रहे थे। उनका परफॉर्मेंस इसीलिए इतना रियल लगता है। सच कहूं तो मुझे तो ये पूरी बात किसी हैरी पॉटर के हॉरक्रक्स जैसी लग रही है। हॉरक्रक्स? वो कैसे? या फिर कह लीजिए एक टाइम कैप्सूल जैसा। जरा सोचिए, 15 साल की उम्र में जब उस भयानक चोट ने क्रिस्टो का सपना तोड़ दिया था तो उन्होंने अपने उस टूटे हुए सपने को मरने नहीं दिया। उन्होंने अपने उस 15 साल वाले जुनून की आत्मा को एक हॉरक्रक्स की तरह डैनी रोहास के इस किरदार में सुरक्षित रख दिया। क्या बात है, ये बहुत ही डीप थॉट है ना? उन्होंने अपनी उस खेल की भूख को टीवी स्क्रीन के जरिए जिंदा रखा। और कमाल देखिए, उसी हॉरक्रक्स ने, उसी किरदार ने 20 साल बाद उनकी असल महत्वाकांक्षा को फिर से जगा दिया और उन्हें वापस हॉलीवुड के आरामदायक सेट से निकालकर वापस उसी मिट्टी वाले मैदान पर लाकर खड़ा कर दिया। ये बहुत ही सटीक उपमा है। और देखिए, मनोविज्ञान भी बिल्कुल यही कहता है। साइकोलॉजी इस बारे में क्या कहती है? जब कोई इंसान किसी बहुत बड़े सदमे या नुकसान से गुजरता है, जैसे क्रिस्टो के लिए वो करियर खत्म करने वाली चोट थी, तो वो अक्सर उस दर्द को अपने अंदर दबा लेता है। हाँ, लोग ट्रॉमा को सप्रेस कर लेते हैं। लेकिन क्रिस्टो ने उस दर्द को एक परफॉर्मेंस में बदल दिया। जब आप सालों तक हर दिन कैमरे के सामने एक खुशमिजाज और जुनूनी फुटबॉलर का अभिनय करते हैं तो वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट या एक्टिंग नहीं रह जाती। तो वो क्या बन जाती है? वो एक थेरेपी बन जाती है। वो आपके अवचेतन मन को, यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिला देती है कि मैं अब भी ये कर सकता हूँ। वाओ! डैनी रोहास का किरदार उनके लिए वो पुल बन गया जिसने उनके 15 साल के टूटे हुए मन को आज 35 साल की उम्र की एक मजबूत और आत्मविश्वास से भरी सच्चाई से जोड़ दिया। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। अब यहाँ से हॉलीवुड और खेलों के बीच का जो पुराना रिश्ता है उस पर बात करना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, इन दोनों इंडस्ट्रीज का रिश्ता काफी गहरा है। हमने मेंस जर्नल की एक लिस्ट देखी जिसमें कई ऐसे सितारे हैं जो एथलीट से एक्टर बने। हाँ, जैसे ड्वेन द रॉक जॉनसन। तो रॉक को कौन नहीं जानता, वो मायामी हरिकेन्स के लिए कॉलेज फुटबॉल खेलते थे। फिर टेरी क्रूज हैं जो NFL में थे। जेसन स्टेथम का नाम भी उस लिस्ट में आता है। हाँ, वो ब्रिटिश नेशनल डाइविंग स्क्वाड का हिस्सा थे। और विनी जोन्स जो विंबलडन सॉकर की उस कुख्यात क्रेजी गैंग का हिस्सा थे, जो मैदान पर अपनी आक्रामकता के लिए बहुत मशहूर थी। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है ना, वो ये है कि इन सब के सफर में एक बहुत ही साफ पैटर्न दिखाई देता है। कैसा पैटर्न? स्पोर्ट्स से हॉलीवुड जाने का जो रास्ता होता है वो हमेशा सीधा और वन वे होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि खेल में एक शरीर की एक्सपायरी डेट होती है। एक एथलीट को जो अनुशासन, जो फिजिकल फिटनेस और जो एक्सट्रीम फोकस चाहिए होता है, वो उसे हॉलीवुड में एक एक्शन स्टार बनने में बहुत मदद करता है। हाँ, एक्शन हीरो की डिमांड्स अलग होती है। जब आप कैमरा के सामने एक्शन सीन कर रहे होते हैं तो आपको 90 मिनट तक लगातार मैदान पर दौड़ना नहीं होता, लेकिन आपको अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल चाहिए होता है। और ये एथलीट्स आसानी से कर लेते हैं। वही तो,
जैसे जॉन गुडमन और कार्ल वेदर्स जैसे सितारों को भी तो चोट के कारण ही अपना खेल छोड़ना पड़ा था। और उसके बाद वो एक्टिंग में आए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? पैटर्न ये है कि आप पहले खेलते हैं, आपका शरीर थकता है या आपको कोई सीरियस चोट लगती है और फिर आप हॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी शुरू करते हैं। यही नॉर्मली होता है। लेकिन क्रिस्टो का मामला यहाँ बिल्कुल विपरीत है। ये एक रिवर्स ट्रांजिशन है। एकदम उल्टा। उन्होंने पहले हॉलीवुड में अपना सिक्का जमा लिया, टेड लैसो जैसा एमी विनर शो किया, बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। और अब 45 साल की उम्र में, जब आमतौर पर अच्छे खासे प्रोफेशनल फुटबॉलर्स रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे होते हैं या कोचिंग के बारे में सोचते हैं, वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में कदम रख रहे हैं। यही बात इस घटना को खेल और हॉलीवुड के इतिहास में इतना दुर्लभ बनाती है। ऐसा देखा ही नहीं जाता। आमतौर पर ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलता कि कोई इंसान अपनी लग्जरी लाइफ, अपना वैनिटी वैन छोड़कर वापस पसीना और कीचड़ भरी जिंदगी को चुने। तो यहाँ मेरा एक सवाल है, एक बहुत ही गहरा सवाल। हाँ, पूछिए। क्या एक्टिंग आपको एक बेहतर एथलीट बना सकती है? ये थोड़ा अजीब सवाल लग रहा है, पर समझाइए। मतलब हम समझ सकते हैं कि एक एथलीट की फिजिकल ट्रेनिंग उसे एक्शन फिल्मों में स्टंट करने में मदद करती है, लेकिन क्या कैमरा के सामने सालों तक एक्टिंग करने का जो अनुभव है, क्या वो एक 45 साल के इंसान को 20 साल के युवाओं से भरे मैदान पर दबाव झेलने के लिए ज्यादा तैयार करता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और सच कहूं तो इसका जवाब एक्टिंग के मनोवैज्ञानिक पहलू में छिपा है। कैसे? देखिए, जब आप एक एक्टर होते हैं और खासकर जब आप हॉलीवुड के इतने बड़े शोज का हिस्सा होते हैं, तो आप लगातार हजारों लोगों की नजरों के सामने काम करते हैं। हाँ, प्रेशर तो वहां भी बहुत होता है। हाँ, आप आलोचना झेलना सीखते हैं, आप बहुत ज्यादा प्रेशर में भी खुद को शांत रखना सीखते हैं। जो स्टेज फियर होता है, यानी मंच का डर, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये बात तो है। एक्टर होने के नाते उन्हें स्पॉटलाइट की आदत हो गई है। बिल्कुल। क्रिस्टो ने टेड लैसो के सेट पर दुनिया के कुछ बेहतरीन कलाकारों और निर्देशकों के साथ काम करते हुए जो आत्मविश्वास हासिल किया, उसी ने उन्हें 35 साल की उम्र में वो मानसिक मजबूती दी। मेंटली वो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। जब वो मैदान पर 2 महीने का ट्रायल देने उतरे होंगे ना, तो उनके पैर कांप नहीं रहे होंगे। उनका दिमाग बिल्कुल शांत रहा होगा, क्योंकि कैमरा के सामने की गई वो सालों की ऐसी प्रैक्टिस अब एक एथलीट के रूप में उनकी सबसे बड़ी ढाल बन गई है। क्या अद्भुत बात है। ये कहानी अब सिर्फ एक न्यूज़ आर्टिकल नहीं रह गई है, ये उम्मीद की एक जीती जागती मिसाल बन चुकी है। सच में। एक 15 साल का लड़का जिसके घुटने की चोट ने उसका सपना एक झटके में छीन लिया, फिर वो इंसान किसी तरह दूसरे देश जाकर एक्टिंग सीखकर हॉलीवुड में अपनी जगह बनाता है और स्पाइडरमैन और ट्रांसफॉर्मर्स जैसी विशाल ग्लोबल फिल्मों का हिस्सा बनता है। टेड लैसो में एक वैश्विक सितारा बनता है और अंततः 35 साल की उम्र में एक प्रोफेशनल फुटबॉलर के रूप में वापस उसी मैदान पर लौट आता है जहां से वो कभी चला था। एक पूरा चक्कर लगाकर वहीं आ गया। ये बात साबित करती है कि आपके अधूरे सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन का सफर एक सीधी रेखा में चलता है, बस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। पर असल जिंदगी ऐसी कहाँ होती है? वही ना। वास्तविकता ये है कि कभी-कभी अपनी असली मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें एक पूरी तरह से अलग, बहुत लंबा और घुमावदार रास्ता अपनाना पड़ता है। क्रिस्टो के मामले में उन्हें हॉलीवुड के रेड कार्पेट से होकर गुजरना पड़ा ताकि वो वापस उस हरी घास वाले मैदान तक पहुंच सके। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक ऐसे विचार पर बात करना चाहूंगा जो इस पूरी कहानी को देखने का नजरिया ही बदल देगा। मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। जरा सोचिए, अगर 15 साल की उम्र में क्रिस्टो फर्नांडिस के घुटने में वो चोट ना लगी होती तो क्या होता? तो शायद वो फुटबॉल ही खेलते रहते। हाँ, शायद वो मैक्सिको में ही खेलते रहते और शायद वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी से औसत दर्जे के प्रोफेशनल फुटबॉलर बनकर रह जाते जिन्हें दुनिया कभी नहीं जान पाती। ये तो एक नया ही एंगल है। उस भयानक चोट ने उनका रास्ता रोका जरूर, लेकिन उसी रुकावट ने उन्हें अभिनय की दुनिया में ढकेल दिया। वो एक ग्लोबल स्टार बने और मजे की बात देखिए, क्या उसी स्टारडम, उसी पैसे और उसी कॉन्फिडेंस ने उन्हें आज ये ताकत दी है कि वो 35 साल की उम्र में अपनी शर्तों पर एक प्रोफेशनल टीम में जगह बना सकें। ये वाकई में सोचने वाली बात है। हम सब अक्सर अपनी असफलताओं को एक दीवार मानकर वहीं रुक जाते हैं। बिल्कुल। मुझे तो ये किसी गुलेल यानी कैटापुल जैसा लगता है। गुलेल? हाँ, जिंदगी की रुकावटें कोई दीवार नहीं होती, वो एक गुलेल होती हैं। वो आपको पीछे खींचती हैं, दर्द देती हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो आपको आगे फेंक सकें। बिल्कुल, ताकि वो आपको और ज्यादा स्पीड से आपके असली सपने की ओर एक कहीं अधिक विशाल रूप में आगे फेंक सकें।
क्रिस्तों की वो चोट उनके जीवन का अंत नहीं थी, वो उनकी सबसे बड़ी उड़ान की शुरुआत थी। ये एक ऐसा विचार है जो सच में हम सबको अपनी खुद की असफलताओं को और सेटबैक्स को एक नए चश्मे से देखने पर मजबूर करता है। निश्चित रूप से ये हमें बताता है कि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो इसका मतलब सफर का अंत नहीं है। बस आपको कोई नया रास्ता खोजना है और चलते रहना है। बिल्कुल। तो अगली बार जब जिंदगी आपको पीछे खींचे तो घबराइएगा मत। याद रखिएगा कि शायद वो आपको किसी बहुत बड़ी उड़ान के लिए तैयार कर रही है। जैसे क्रिस्तों ने अपने उस हॉर्क्रक्स में सपने को जिंदा रखा, वैसे ही सपनों को कभी मरने मत दीजिए। सच में एक बहुत ही इंस्पायरिंग डीप डाइव था ये। और जैसा कि दानी रोहस कहते हैं, फुटबॉल इज लाइफ। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।